नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी उत्तराखंड में पिछले 10 दिन में करीब 1000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है और ये सभी बच्चे 9 साल से कम उम्र के हैं। इतने छोटे बच्चे जिनमें नवजात भी शामिल हैं। यह खबर सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि सभी छोटे बच्चों और उनके मम्मी पापा के लिए एक अलर्ट की तरह है। कई मेडिकल रिपोर्ट ये दावे भी करती है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे संक्रमण के हाई रिस्क ग्रुप में हैं। इसलिए आज का ये शो उन्हीं के लिए है। आज हम गर्भवती महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे। हम डॉक्टर से जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का ज्यादा खतरा है, ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखें। क्या मां के गर्भ में बच्चा कोरोना संक्रमित हो सकता है? गर्भवती महिलाएं वैक्सीन कब लगवाएं, कब ना लगवाएं? कोरोना काल में जन्म लेने वाले बच्चों में क्या परेशानियां आ रही हैं? गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी हैं? ऐसे में कई सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स, साथ ही जो जानकार है वो जुड़ेंगे। अगर कोरोना को लेकर आपके मन में भी कोई भ्रम है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो कोरोना का काल चल रहा है और जिस तरह लगातार लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें, क्योंकि इससे पहले इसका अनुभव किसी को है नहीं कि गर्भवती महिलाओं को क्या एहतियात बरतना चाहिए, खान पान में क्या सुधार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो नवजात बच्चे हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए ताकि वो सिक्योर रहें, किसी तरह के संक्रमण की चपेट में ना आए। इस तरह के जो सवाल हैं आपके मन में भी, तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से डॉक्टर लाखन पोसवाल, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और RNT मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। साथ ही हमारे साथ जयपुर से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विपिन जैन भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट बताएंगे कि संक्रमण के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से सीधा सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387। एक और नंबर है 0120715386। तो इन नंबरों पर आप फोन कीजिए और सीधे अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, आज दोनों मिलकर जो है आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो मन में भ्रांतियां हैं उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर लाखन पोसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ और हम अभी बात भी कर रहे थे बच्चों को लेकर। और आज कहीं ना कहीं आपसे समझना ये ज़रूरी हो गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर एकदम से जो नवजात बच्चे हैं, उनको लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एहतियात बरतना है। वैक्सीन लेनी है, नहीं लेनी है, लेना है तो कब लेना है। और क्या एक सवाल ये भी है कि क्या जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो भी कोरोना संक्रमित हो सकता है? देखिए, जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं वो कम प्रभावित हुए, उनमें संक्रमण भी कम हुआ और गंभीर भी कम हुए और मृत्यु भी कम हुई। परंतु दुर्भाग्यवश जो ये सेकेंड वेव आई है, इसमें बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और गर्भवती महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं और जो नवजात शिशु है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। जो बचाव है वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक जैसा है। डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के रखना और हाथ बार बार धोना। खास करके गर्भवती महिलाएं इस बार जो है वो बहुत, जैसे कि स्वाइन फ्लू नामक जो पहले बीमारी थी उसमें गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखते थे, उसी तरीके से कोरोना की ये सेकेंड वेव में गर्भवती महिलाओं में काफ़ी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ जो लेट आते हैं या जो बीमारी ज़्यादा एडवांस करती है तो उसमें डेथ भी हो जाती है। चलिए, एक सवाल मैं चाहूँगा कि विपिन जैन आपसे भी समझ लूँ कि चलिए बच्चों को लेकर तो चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन लोगों के मन में आमतौर पर सवाल है कि पहली लहर को हमने देखा है और एहतियात बरते हैं लोगों ने और यही वजह है कि हमने उस पर विजय हासिल भी की थी, लेकिन अब दूसरा लहर और अब तीसरे की भी संभावना है। तो
ये जो मौजूदा स्थिति है इसमें कई लोगों के साथ ये परेशानी है कि वो पैनिक हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, और एक्स्ट्रा जैसे अगर काढ़ा पी रहे हैं तो वो पिए जा रहे हैं, गर्म गुनगुने पानी पीना है तो वो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसे पी लिया, तो कोरोना से तो बचाव हो रहा है लेकिन वो कई दूसरी बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? पहले तो सबका स्वागत है जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे हैं, काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना और भाप लेना, इस तरह के जो साधन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक ज़्यादा हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट। क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गले के अंदर खराश वगैरह बढ़ती है, खांसी ज़्यादा होती है और उससे गले में दर्द वगैरह बढ़ने से इन्फेक्शन की चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसके अंदर 2 बार से ज़्यादा भाप नहीं ली जाए और सादे पानी से भाप ली जाए, जिसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और भाप का भी है 2 से 3 मिनट तक की ही टाइम लें, नहीं तो उससे जो है ना दिक्कत ये होगी कि गले में और नाक में जो है जलन होने से खांसी जुकाम भी बढ़ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि भाप वगैरह है वो 2 बार ही लें, काढ़ा वगैरह का सेवन न करें। एहतियात बरतें जरूर, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का ख्याल रखें और उसके लिए जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लेते रहें कि किसी भी चीज को कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपने जो बताया ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, तो उनकी सवाल को भी सुन लेते हैं। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, नीरज शर्मा बोल रहा था अलवर से। जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरी वाइफ के मतलब मेरा बेबी है 7 महीने का, तो वो वैक्सीन लगवा सकती है क्या मेरी वाइफ? चलिए डॉक्टर पोस्वाल इसका जवाब देंगे। जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनमें जो वैक्सीन की रिकमेंडेशंस नहीं है, उनको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही तो दूध के जरिए उसका कितना असर जो है बच्चे पे जाएगा। अतः 18 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं में अभी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। पोस्वाल साहब, अगर वो माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है अगर, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? हाँ, यदि दूध नहीं पिला रही है तो वैक्सीन ले सकती है। हाँ, चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। जी नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? प्रकाश बात कर रहा हूँ बलोत्रा से। जी पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले मैं राजस्थान का शुक्रिया करूंगा कि इस कोरोना काल में वे हम तक सारी जो प्रदेश की और देश की जो न्यूज है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, पूछिए सवाल। कि डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को खाने पीने में क्या परहेज रखना चाहिए, किसी बात का? चलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर जैन से इस बात का जवाब लेते हैं। डॉक्टर जैन, खान पान को लेकर है, अमूमन हमने देखा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कोई भी इस तरह के मौके पर जो है खान पान में परिवर्तन होता है, लेकिन क्या गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करने चाहिए खान पान में? खान पान में महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो रूटीन चलता है वैसा ही रखना है। उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाती है। दूध का है, पनीर है, अपने खान पान में प्रोटीन्स हैं, दालें हैं, राजमा वगैरह हैं, इस तरह की खाने की जो प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं। साथ में गुड़ वगैरह है, जैगरी है जिसमें आयरन भी बहुत होता है, विटामिन्स होते हैं, पिंड खजूर हैं जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं। इन चीज़ों का सेवन जो है जो अच्छे से करना चाहिए। वो प्रोटीन्स के लिए, आयरन के लिए, मल्टीविटामिन्स के लिए, तो वो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का भी डेवलपमेंट करती हैं, प्लस बच्चे का भी भरण पोषण करती हैं।
चलिए, मुझे लगता है कि आपका जवाब आपको मिला होगा। एक सवाल जो है मैं चाहूँगा पोस्टवाल साहब आपसे जानना, बहुत लोग सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला है और वो कोरोना संक्रमित आखिरी समय में, गर्भावस्था के आखिरी समय में वो होती है कोरोना पॉजिटिव और बच्चे का जन्म होता है, तो क्या वो बच्चा भी जो है पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा? और अगर कोई महिला है और प्रेगनेंसी के दरमियान अगर वो पॉजिटिव होती है, तो क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा भी संक्रमित गिना जाएगा? देखिए, अभी तक ये सौभाग्य की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से जो गर्भस्थ शिशु है उस पर बहुत ज़्यादा कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। और फिर भी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए यदि महिला को गर्भ है और उनको कोरोना हो जाता है तो, और सोनोग्राफी या दूसरी जांचें करा के ये देख लेना चाहिए कि शिशु पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में माँ को यदि संक्रमण उस समय एक्टिव है तो बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है। परंतु जो हमारी भारतीय शिशु अकादमी है और जो ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटीज़ हैं वो सब ये रिकमेंड करती हैं कि यदि माँ को संक्रमण है तो बच्चे को दूध अवश्य पिलाते रहना चाहिए। माँ को मास्क लगाना चाहिए, शिशु को भी आप थोड़ा फेस को कवर कर सकते हैं और माँ ग्लव्स पहन के और मास्क लगा के और स्तनपान करा सकती है, क्योंकि माँ का दूध पिलाने के जो फायदे हैं, हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल, कोरोना के संक्रमण का खतरा इतना नहीं है यदि माँ मास्क लगाए और हाथ धो के और ग्लव्स पहन के दूध पिलाए तो उसको फ़ायदे ज़्यादा हैं। और यदि स्तनपान शुरू में नहीं कराएगी तो दूध आना बंद हो जाएगा और उसके कारण जो दुष्परिणाम है भविष्य में बच्चे के जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं कि माँ और बच्चे का जो स्तनपान का जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे। चलिए, अब कॉलर का रुख कर लेते हैं। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? जी सर नमस्ते। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी दिनेश जी, पूछिए सवाल। जी सर, मेरा सवाल है कि 4 साल का एक बच्चा है, उसके सब सर दर्द हो रहा है, क्या उसके कोरोना की जांच करानी चाहिए या नहीं? चलिए, डॉक्टर जैन इसका जवाब दीजिए। बच्चे को प्लीज रिपीट, एक बार सवाल फिर से दोहरा दीजिए। डॉक्टर जैन आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए, वो बच्चों में वो कोई समस्या बता रहे थे जिसको लेकर वो कह रहे थे कि क्या हमें फ़ौरन कोरोना की जांच करा लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब मौजूदा समय में आपको अगर थोड़ी भी लक्षण अगर समझ में आते हैं तो कम से कम जांच कराने से आपको अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, चाहे वो परिवार के कोई सदस्य हों, बच्चे हों, जाँच तो फ़ौरन कराना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर बच्चे को कोई भी तरह का अलग सिम्टम है, जुकाम है, खांसी है, गले में दर्द है, हल्का बुखार है, तो निश्चित रूप से बच्चे को कोरोना की जांच करानी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ। बच्चों में कोरोना के बहुत कम लक्षण होते हैं और बहुत कम गंभीर बीमारी होती है। जांच कराने से गुरेज ना करें, जांच जरूर कराएं। उससे क्या है कि घर के बड़े मेंबर भी बच सकते हैं। अगर जांच में वो बच्चा पॉजिटिव आता है तो अपने दादा दादी को बचा सकते हैं, अपने माता पिता को बचा सकते हैं, है ना? तो उसके लिए इनिशियल में अगर पता चल जाए, बहुत शुरुआती दौर में ही अगर पता चल जाता है कि कोई बच्चा संक्रमित है तो बहुत माइनर से इलाज के बाद बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन इंतजार करने के बाद वो चीजें जो है बिगड़ जाती हैं और उसके बाद जो है मुश्किल हालात झेलने पड़ते हैं। चलिए, अगले कॉलर का रुख करते हैं। जी नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, नाम बताइए अपना और कहां से बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम हुकुम यादव है सर, मैं माधोपुर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए सवाल। हाँ जी सर, जी अपना सवाल पूछिए। जो जी ये स्टेरॉइड जो टेबलेट है या इंजेक्शन है जो फंक्शन के मामले में ज्यादा, ये ब्लैक फंक्शन, हाँ ब्लैक फंगस के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी, जिससे ब्लैक फंक्शन बढ़ रहा है। हाँ, सवाल पूरा कीजिए आप अपना। हाँ, टीवी सेट की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप मोबाइल फोन पर बात कीजिए।
चलिए, मुझे लगता है कि इनका सवाल ये था। डॉक्टर पोसवाल आपसे समझना चाहेंगे, ये पूछना चाह रहे ब्लैक फंगस को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ दवाई, क्या बाहर भी दवाइयां उपलब्ध हैं, इंजेक्शन और दवाइयां, वो क्या खुद से लिया जा सकता है? नहीं, शायद इनका सवाल ये था कि जो स्टेरॉइड देते हैं कोरोना के रोगी को, उसका कोई ब्लैक फंगस जो अभी आजकल नया केसेस आने लगे हैं, उससे कोई संबंध है क्या? जी बता दीजिए। तो निश्चित रूप से यदि किसी पेशेंट को लंबे समय तक स्टेरॉइड मिलता है और उससे स्टेरॉइड की वजह से ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है, और यदि रोगी को पहले से डायबिटीज़ भी है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और स्टेरॉइड लंबे समय तक देना, और पेशेंट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसी कारण से कम होना, ये सब ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन होने के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं। ये सब ब्लैक फंगस को बढ़ावा देते हैं। ठीक। इसलिए स्टेरॉइड केवल सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में देना चाहिए, जब रोगी का बुखार टूट जाता है। हाँ। और जब इन्फ्लामेशन चालू होता है, सांस में तकलीफ चालू होती है, और उसके जो मार्कर्स हैं जैसे कि CRP है और IL-6 है, ये सब फेरिटिन है, ये बढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड का रोल है। और जहाँ तक हो सकता है 5 से 10 दिन तक स्टेरॉइड देना है, मगर इस दौरान ये जरूर देखते रहना है कि कहीं ब्लैक फंगस के कोई लक्षण तो नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, इसके कोई लक्षण तो नहीं है। चलिए, नज़र भी बनाए रखना है, क्योंकि अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है और मधुमेह की शिकायत है तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। किसी भी लक्षण को शुरुआती दौर में देख कर ही आप परामर्श डॉक्टर से ले सकते हैं। चलिए, अगले कॉलर का रुख करते हैं। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महेश मल्होत्रा। जी, पूछिए सवाल पूछिए अपना। सर, ये कह रहा था कि जैसे अभी घर से स्तनपान बच्चे ने छोड़ दिया है, किसी कारण बस अगर इसको ये वैक्सीन लगवा देते हैं, उसके बाद में भी बच्चे को किसी कारण स्तनपान करवाना पड़ता है, तो क्या उसके लिए रिस्क रहता है कि? अच्छा, डॉक्टर पोसवाल, आप जवाब दीजिए इसका। जी, अभी तक ये रिकमेंडेशन नहीं आई है कि यदि बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ को टीका लगवाया जा सकता है। और जहाँ तक शिशु के टीके की, अभी 18 साल से कम उम्र के शिशुओं में कोविड के टीकाकरण की अभी अनुमति हमारी जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसने अभी तक नहीं दी है। कुछ अभी ट्रायल चल रही हैं 12 से 18 साल के बीच के बच्चों में, कुछ 2 साल से और 18 साल के बीच की भी ट्रायल चल रही है। मगर क्योंकि 2 साल से छोटा बच्चा स्तनपान करता है, तो उस उम्र में अभी ना तो शिशु को देने की कोई ट्रायल चल रही है, ना कोई इस तरह की अभी अनुमति है, और ना ही उस दौरान स्तनपान कराने वाली महिला को कोरोना टीका लगाने की अभी अनुमति DCGI ने दी है। ठीक, चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, खुशीराम बोल रहा हूँ सर, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। जी खुशीराम जी, पूछिए सवाल। सर, बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के संदर्भ में कुछ टिप्स जानना चाहता था डॉक्टर साहब से। चलिए ठीक है, डॉक्टर जैन, इनको कुछ टिप्स बताइए ताकि जो है बच्चे जो हैं इम्यून रहें और मजबूत रहें। सबसे पहले तो बच्चों में सबसे कंप्लीट इम्यूनाइजेशन पूरा होना चाहिए। जो वैक्सीन अपन लगाते हैं, बच्चों की जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। खान पान में बच्चों का जो है अच्छे से ध्यान रखा जाए। हाई प्रोटीन, जैसा मैंने पहले बताया, प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा करें। अंकुरित मूंग मोट्स हैं, चने हैं, आपके खाने में मूंगफली हैं, गुड़ है, और दालों का सेवन अच्छे से करें। फल फ्रूट है, फलों में है, ड्राई फ्रूट्स में खाने में जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक हो, उन चीजों का सेवन करें। दूध वगैरह है, पनीर है, घर में गाँव में बहुत अच्छे से होता है दूध वगैरह। क्या कुछ करें ये तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ ना करें? बच्चों को किन चीजों से बचाएं ताकि इम्यून बने रहे?
एक तो बच्चों के जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाखूनों का जो है वो कटिंग जरूर होनी चाहिए, जिसमें फंस करके बच्चे जो खाना खाते हैं उसमें जो कीड़े जाते हैं पेट के अंदर, तो पेट के अंदर जब कीड़े होते हैं तो वो खाने का पूरा दोहन कर देते हैं, तो बच्चों में खाना लगता नहीं है। एक चीज ये है, बच्चे बराबर डेली हाथ अच्छे से धो करके खाना खाएं, है ना। दो चीजें, और साफ सुथरे में सफाई से रहने का ध्यान रखें, पीने का पानी स्वच्छ हो, बच्चों में जो कॉमन बीमारी होती है दस्तों की और इस तरह की बीमारी होती हैं तो उससे बच्चे भी पूरा मास्क वगैरह या साफ सफाई से रहे, मास्क लगा के रखें, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखें तो वो बच सकते हैं, और उसमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। जी नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो आरिफ फिलहाल जी पूछिए सवाल अपना। हेलो आज मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, आरिफ फिलहाल। जी जी सुन लिया हमने। नाम आप अपना सवाल पूछिए। आज मेरा बेटा है 12 साल का। अच्छा है ना, वो जी, जी। सीपी पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है वो? सीपी सेलुलर पर्सनली। जी 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 इसके फिक्स आते थे पहले, 4-5 साल से फिक्स नहीं आ रहे हैं। हाँ लेकिन मेरे फिजिशियन की दवाइयाँ चल रही है इसके, अच्छा तो क्या इसके टीका लगवाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर पोस्टवाल जवाब दीजिए। देखिए सेरेब्रल पाल्सी जो बीमारी है सीपी, वो एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हमारे जो तंत्रिका तंत्र ब्रेन की जो बीमारी है, इसमें वैसे टीकाकरण यूं कोई ना लगाना ऐसा कुछ बात नहीं है, पर क्योंकि बच्चा आप बता रहे हो 12 साल का है, तो इस उम्र पे वैसे ही अभी कोविड का टीकाकरण जो है वो अभी अनुमति नहीं है। हमारी जो जितने भी कंट्रोलर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस उम्र पे अभी टीकाकरण अभी अलाउ नहीं किया है। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं सीकर नीम का थाना से राममोहन शर्मा बोल रहा हूँ। जी राममोहन जी बताएं सवाल। सर मैं लगभग 3 तारीख को पॉजिटिव हुआ था जी। उसके बाद फिर मैंने लगभग ये दवाइयाँ ली जो हॉस्पिटल से दी जाती हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा क्या छाती पर मामूली का ऐसे मतलब थोड़ा दर्द वगैरह कभी कभी फील हो रहा है जी। तो क्या मुझे दवाइयाँ भी जारी रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? अब डॉक्टर जैन इसका मैं जवाब लगभग देंगे। 3 तारीख से ले रहा हूँ लगातार ये दवाइयाँ। जी ठीक है डॉक्टर जैन। नहीं, 3 तारीख से आप कोविड पॉजिटिव हुए थे और आज आपको 17 तारीख हो गई, 14 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको बहुत मामूली सी खांसी है, तो इसके लिए आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। और ध्यान रखें कि घर के अंदर भी अभी मास्क लगा के रखें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो दवाइयाँ इन्हें अस्पताल से दी गई थी क्या ये उसे जारी रखें निरंतर या उसको अब छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ सकते हैं, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं। जब इनको कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर पोस्टवाल और डॉक्टर जैन। आप दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से लोगों का मार्गदर्शन किया और हमें पूरा यकीन है कि आप दोनों के बताए रास्तों को पर चलकर और परामर्श को अपनाकर जो है लोग अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में भी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है, किसी तरह का कोई भ्रम है, तो हर दिन आपके पास मौका होता है जब आप हमारे इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल बस इस पेशकश में इतना ही। कल अगर आप फिर से जुड़ना चाहें तो हमारा जो नंबर है वो आपके पास है और किसी भी तरह के सवालों को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।